नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में। और समझेंगे हम चार्टर एक्ट 1793 को। देखो, यहां से शुरुआत होती है चार्टर एक्ट्स की, और चार्टर एक्ट्स की सीरीज में ये सबसे पहला एक्ट था। और इसके बाद हम देखेंगे कि हर 20 साल के अंतराल में फिर एक नया चार्टर एक्ट पास किया जाता है, और ये सिलसिला चलता है 1853 के चार्टर एक्ट तक। 1853 के बाद हमें पता है कि 1857 में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। इसके बाद 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, जिसके तहत इंडिया पर रूल करने की पावर जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उसे ट्रांसफर करके सीधा ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। मतलब कि यहां से भारत पर कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और अब भारत पर इंग्लैंड के राजा या रानी का सीधा रूल होगा। तो इसके बाद से एक नए एक्ट की सीरीज चालू होगी, जिसे बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। 3 इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए, पहला 1861 में, फिर 1892 में और लास्ट 1909 में, जिसे कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो चार्टर एक्ट्स की सीरीज चली, फिर 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स की सीरीज चली, और इसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स लाए गए, पहला 1919 में और दूसरा 1935 में, और लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हो जाता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 3 तरह के एक्ट्स पास हुए, पहला चार्टर एक्ट्स, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। तो आगे बढ़ने से पहले ये तीनों एक्ट्स में क्या डिफरेंस है, इसे समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट्स की। देखो, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली दी थी, इन चार्टर एक्ट्स द्वारा कंपनी के इसी अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। और जैसे ही 20 साल खत्म होने लगते थे, तो फिर एक नया चार्टर एक्ट पास करके कंपनी को फिर से 20 साल के लिए ट्रेड करने का अधिकार दे दिया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि हर चार्टर एक्ट्स के बीच में 20 साल का डिफरेंस दिखेगा। जैसे पहला चार्टर एक्ट 1793 में पास हुआ, दूसरा इसके 20 साल बाद 1813 में पास हुआ, तीसरा इसके 20 साल बाद 1833 में पास हुआ, और लास्ट वाला इसके 20 साल बाद 1853 में पास हुआ। पर हर चार्टर एक्ट्स के साथ कंपनी इंडिया में कैसे रूल करेगी और कैसे ट्रेड करेगी, ये सारे नियम भी बनाकर हर चार्टर एक्ट्स के साथ पास किए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स को। इन काउंसिल एक्ट्स को समझने के लिए हमें पहले 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पास किए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझना होगा। देखो, जब 1853 का चार्टर एक्ट पास किया गया, तब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था। इस चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के काम को 2 भाग में बांटा था। पहला गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव काम और दूसरा गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव काम, मतलब लॉ बनाने का काम। और यहीं से फाउंडेशन रखी गई हमारे आज के पार्लियामेंट की। आज भी पार्लियामेंट में मेन काम क्या होता है? कंट्री के लिए लॉ बनाना। तो जैसे ही चार्टर एक्ट 1853 ने लेजिस्लेशन के काम को सेपरेट किया, तब एक नई बॉडी बनी जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, और इसका काम था लॉ बनाने का। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इसके बाद 1857 में इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल होता है, जिसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी जाती है। और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन को चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इसीलिए अब से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। तो अब जब कंपनी का रूल ही खत्म कर दिया गया, तो चार्टर एक्ट पास करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट पास करेगी, उससे वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों बॉडीज में चेंजेस लाएगी। जैसे कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार 3 इंडियंस को इंक्लूड किया गया। ऐसे ही 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार 1 इंडियन को इंक्लूड किया गया। तो अब से इन एक्ट्स को पास करके ऐसे ही कुछ और चेंजेस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में किए जाने लगे, और इसी वजह से इन एक्ट्स को इंडियन काउंसिल एक्ट्स बोला जाता है। तो अब तीसरा समझ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली वो गाइडलाइंस होती थी जिनके थ्रू इंडिया पर कैसे रूल किया जाए या इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट होगी, ये दिया होता था। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में
इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होगा इसको इतने डिटेल में दिया था कि जब अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन इसी एक्ट से लिया गया। तो यहां तक हमने इन 3 तरह के एक्ट्स में क्या डिफरेंस है इसे समझ लिया है। अब मैं 1793 के एक्ट को स्टार्ट करूं उससे पहले एक और बात मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं जो कि चार्टर एक्ट से रिलेटेड है। देखो 1793 के चार्टर एक्ट्स को बोला जाता है कि ये चार्टर एक्ट्स की सीरीज का पहला एक्ट था, पर हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना हो कि रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से पहले भी बहुत सारे चार्टर एक्ट्स पास हुए थे, और नहीं सुना है तो भी मैं बता देता हूं कि 31 दिसंबर 1600 से लेकर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होने तक करीब 12 से 15 चार्टर एक्ट कंपनी को दिए गए थे। इसमें सबसे पहला एक्ट तो 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने ही दिया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप से लेकर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक ट्रेड करने की मोनोपोली दी गई थी। और इस एक्ट में यह भी बताया गया था कि यह मोनोपोली 15 साल के लिए रहेगी, और फिर 15 साल के बाद सिचुएशन के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि कंपनी को और आगे भी ट्रेड करने की मोनोपोली देनी है या नहीं देनी है। इसके बीच 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और इंग्लैंड के नए किंग बनते हैं जेम्स वन। जेम्स वन ने 15 साल खत्म होने से पहले ही 1609 में एक नया चार्टर एक्ट पास करके कंपनी की ट्रेड करने की मोनोपोली को बढ़ाकर उसे परमानेंट कर दिया। इसके बाद 1753 तक और भी बहुत से चार्टर्स कंपनी को दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि 1793 के चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट की सीरीज का सबसे पहला एक्ट क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर ये है कि 1600 से लेकर 1753 तक के जितने भी चार्टर्स हैं, इन सब को इंग्लैंड के क्वीन या किंग के द्वारा फरमान के तौर पर दिया गया था, पर 1793 से लेकर 1853 के जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, इन्हें इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास करके एक्ट बनाया गया था। इसलिए 1793 का चार्टर एक्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुआ पहला चार्टर एक्ट था। इसके बाद कुछ और भी डिफरेंस देखे जा सकते हैं इन दोनों चार्टर्स में। जैसे 1600 से लेकर 1753 तक के जितने भी चार्टर्स हैं, इन सब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ना कुछ नई नई पावर्स दी जा रही थी। जैसे 1600 के चार्टर ने कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली दी, फिर 1609 के चार्टर ने कंपनी की इस ट्रेड मोनोपोली को अनंत काल तक के लिए कर दिया। 1661 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉन क्रिश्चियन लोगों से, मतलब ऐसे लोगों से जो क्रिश्चियन नहीं है, उनसे वॉर करने की परमिशन दी। 1677 के चार्टर ने कंपनी को अपने खुद के सिक्के बनाने की परमिशन दे दी। इसी तरीके से हर एक चार्टर अपने साथ कंपनी के लिए कुछ ना कुछ नई शक्तियां लाता था। वहीं दूसरी तरफ 1793 से लेकर 1853 के चार्टर्स को देखा जाए तो यहां हर एक चार्टर द्वारा कंपनी को 20 साल की ट्रेड करने की परमिशन तो मिलती थी, पर हर एक चार्टर कंपनी के पावर्स को कम करता जा रहा था। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली सिर्फ चाय के व्यापार और चाइना के साथ व्यापार करने में रखी, बाकी सारे व्यापार से कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की चाय और चाइना की ट्रेड मोनोपोली को भी खत्म करके कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया और कंपनी को बस एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखने के लिए बोला। 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी का रूल जो इंडियन टेरिटरीज पर था वो और कितने साल तक रहेगा इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, जिससे यह लग गया था कि कंपनी का रूल अब कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो अब हमने चार्टर एक्ट्स की पूरी भूमिका को समझ लिया है, तो हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 की। तो पहले समझते हैं चार्टर एक्ट 1793 को पास करने का रीजन क्या था। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी गई थी। इसलिए 20 साल बाद 1793 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी के लिए फिर से नए चार्टर की डिमांड की और इसीलिए कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए 1793 में चार्टर एक्ट पास किया गया। तो चलिए अब समझते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को। फर्स्ट प्रोविजन, इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट में ट्रेड मोनोपोली को बढ़ाकर अगले 20 साल तक कर दिया गया था। सेकंड पॉइंट, याद करिए 1786 के अमेंडमेंट एक्ट को, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तों को पूरा करने के लिए लाया गया था। उन्हीं 2 शर्तों में से एक शर्त थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी काउंसिल के फैसले को ओवरराइड करके अपना फैसला इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो बस लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई इसी पावर को फ्यूचर में आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया गया।
अगर प्रेसिडेंसी लेवल की बात करें तो ये जो काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर बंगाल के गवर्नर जनरल को दी जा रही थी, यही पावर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी प्रेसिडेंसी लेवल पर भी दे दी गई। मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स भी अपनी काउंसिल को ओवरराइड करके अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सकते थे। थर्ड पॉइंट, अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे या मद्रास किसी भी प्रेसिडेंसी में विजिट करते हैं, तब इस एक्ट का ये प्रोविजन गवर्नर जनरल को ये पावर देता है कि वो उस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को सुपरसीड करके उसी गवर्नर की प्रेसिडेंसी में उसके सीनियर हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ये एक्ट गवर्नर जनरल को ये पावर देता है कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में से किसी एक मेंबर को काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बना पाएंगे, और जब गवर्नर जनरल किसी प्रेसिडेंसी के दौरे पे होंगे तब ये वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल की पोस्ट को संभालेगा। फिफ्थ पॉइंट, अब फिर एक बार याद करिए अमेंडमेंट एक्ट 1786 को, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ की पोस्ट दे दी गई थी। पर इस 1793 के एक्ट ने फिर से इस प्रोविजन को खत्म कर दिया और साथ में यह पॉइंट भी डाला कि यह जरूरी नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर हो। सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसीज के गवर्नर, कमांडर इन चीफ और कुछ और हायर ऑफिशियल्स जब तक अपनी इन पोस्ट पर बने रहेंगे तब तक वो इंडिया छोड़कर नहीं जा सकेंगे, और ये प्रोविजन ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक अबॉलिश नहीं कर दी गई तब तक चलता रहा। सेवंथ पॉइंट, इस एक्ट ने एक बार फिर पिट्स इंडिया एक्ट में की गई बात को रिपीट किया और कंपनी को इंडिया में फर्दर कंक्वेस्ट और एक्सपेंशन करने के लिए मना किया, और साथ साथ कंपनी को नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को अपनाने के लिए भी बोला। एट्थ पॉइंट, कंपनी में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स को ग्रेड सिस्टम के थ्रू रैंक दी जाने लगी। ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से सीनियरिटी वाइज उन्हें प्रमोशन दिया जाने लगा। नाइन्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई कि वे कंपनी के सिविल सर्विसेज के मेंबर्स में से किसी को जस्टिस ऑफ पीस बना सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस का मतलब होता है कोई ऐसा जुडिशरी ऑफिसर जिसके पास छोटे मैटर्स में फैसले देने के लिए जुडिशरी पावर हो, मतलब कुछ हल्के फुल्के मैटर्स का जज। 10th पॉइंट, शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कर दी गई, जिसके लिए गवर्नर जनरल की परमिशन लगेगी। साथ ही गवर्नर जनरल को यह पावर भी दी गई कि वे प्रेसिडेंसी टाउन्स में सैनिटरी टैक्स लगा सकेंगे। सैनिटरी टैक्स मतलब साफ सफाई से रिलेटेड टैक्स हुआ। 11th पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपोजिशन को भी बदल दिया गया। याद करिए जब पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था तब उसमें 6 लोगों को रखा गया था जो कि किंग के प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स थे, पर अब इस कंपोजिशन को चेंज करके इसमें 3 लोग कर दिए गए, जिसमें से एक तो प्रेसिडेंट होगा और 2 जूनियर मेंबर्स होंगे, जो कि जरूरी नहीं होगा कि वो प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स हो। 12th पॉइंट, इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ का खर्चा भी इंडिया से कमाए जाने वाले रेवेन्यू के ऊपर डाल दिया। तो इधर आप देख सकते हैं इंडिया को कैसे लूटा जा रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑफिस कहाँ है? लंदन में। उनका स्टाफ किसके लिए काम करता है? इंग्लैंड के लिए। पर उन्हें सैलरी कौन देगा? इंडिया में टैक्स भरने वाले। खैर ये तो शुरुआत थी, आगे अभी देखो क्या क्या होगा। 13th पॉइंट, इस एक्ट ने कंपनी को इस बात के लिए भी बाउंड किया कि आगे से कंपनी को हर साल इंडियन रेवेन्यू से 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। तो यहां पर हमने चार्टर एक्ट 1793 को पूरी तरह से समझ लिया है और आगे फिर मिलेंगे जिसमें हम चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ेंगे। थैंक यू।